बच्चों, अभी हम लोग राज्यों के पुनर्गठन के बारे में पढ़ रहे थे। तो आंध्र प्रदेश के एक नेता के निधन हो जाने के बाद जो है पूरे आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर गठित करने का मामला जो चला था, उसमें फिर दूसरे भारत सरकार ने दूसरे राज्यों को भी उसी आधार पर गठन करने की बात सोची कि मतलब तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया, तो अन्य राज्यों को भी भाषा के आधार पर ही उसको गठित किया जाएगा। इन्हीं सब संघर्षों से बाध्य होकर के सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया और इसके लिए पहले एक आयोग की स्थापना की और इस आयोग को यह काम सौंपा कि किस राज्य की सीमा कहाँ तक होनी चाहिए, इस बात को लेकर के वो अपनी रिपोर्ट बनाए। तो अपनी रिपोर्ट में राज्य पुनर्गठन आयोग ने सीमाओं का निर्धारण किया और ये भी देखा कि उस भाषा को मतलब किसी भी भाषा को बोलने वाले लोग कहाँ तक बसे हुए हैं, तो उसको उन्होंने अपना आधार बनाया। इस आधार की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। मतलब जो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था, उसने जो रिपोर्ट बनाई थी, उसी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में पुनर्गठन अधिनियम पास किया गया। इस अधिनियम के आधार पर भारत में पहली बार 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अक्सर यहाँ पे बोर्ड में एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना भारत सरकार ने कब की थी, और दूसरा क्वेश्चन है पहली बार भारत में 1956 में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। आज़ादी के बाद के शुरुआती सालों में इस बात की लोगों को बड़ी चिंता थी कि अलग राज्य बनाने की मांग से देश की एकता और उसकी अखंडता पे कहीं आँच ना आए। लेकिन यह आशंका लोगों की जो थी वो गलत थी कि नए राज्य बनाने के लिए भाषा के आधार पर अगर हम उसको बनाते हैं तो इससे राष्ट्र की एकता अखंडता पर खतरा मंडराएगा, या ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अगर इन्हें सबको अलग अलग कर दिया जाता तो लोगों की भावनाएं सबकी अलग अलग हो जाती, क्योंकि सभी को सभी भाषाओं का ज्ञान नहीं होता और सभी जो है एक जैसी भाषाएं नहीं बोलते हैं, तो उन्हें बोलने समझने में थोड़ी दिक्कतें आती। इसलिए सरकार ने जो है भाषा को ही एक आधार बनाया कि लोग एक दूसरे से अलग ना हो और भारतीय राष्ट्र पर इस पर कोई दबाव भी ना बने। जनता के दबाव में आखिरकार नेतृत्व ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का मन बनाया। जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया था उस आधार पर जो है भाषा को ही आधार बनाया गया था नया राज्य बनाने के लिए। अगर हर इलाके के क्षेत्रीय और भाषाई दावों को मान लिया जाए तो बंटवारे और अलगाववादी खतरे में कमी आ जाएगी। मतलब एक जैसी भाषा बोलने वाले लोग अगर एक ही जगह पे रहेंगे तो वो आसानी से एक दूसरे की बातें भी समझ सकते हैं, भावनाएं समझ सकते हैं, विचार समझ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में देश की एकता पे जो खतरा लोग सोच रहे थे मंडराएगा, ऐसा कुछ नहीं था। इसके अलावा क्षेत्रीय मांगों को मानना और भाषा के आधार पर नए राज्यों का पुनर्गठन करना, ये एक लोकतांत्रिक कदम के रूप में देखा गया। तो भारत में लोकतंत्र तो था ही, तो लोकतंत्र को ही जब आधार बनाया गया तो उसमें देखा गया कि भाषावार राज्यों के पुनर्गठन की घटना आज 50 साल से अधिक का समय हो चुका है, बल्कि कह लीजिए 70 हो गया है। लेकिन फिर भी भाषा राज्य तथा इन राज्यों के पुनर्गठन के लिए जो आंदोलन उस समय चले थे लोकतांत्रिक राजनीति में, वो आंदोलन आज भी विद्यमान है। मतलब जितनी बार भी नए राज्यों का गठन किया गया तो उनमें से कुछ राज्य तो ऐसे थे जो बहुत बड़े बड़े थे, उसके आधार उनको छोटा करने के लिए किया गया। कुछ राज्यों को भाषा के आधार पर किया गया। तो राजनीति और सत्ता में भागीदारी का रास्ता अब एक छोटे से अंग्रेजी भाषी अभिजात वर्ग के लिए नहीं बल्कि बाकियों के लिए भी खुला हुआ है। और भाषावार पुनर्गठन से राज्यों की सीमाओं के लिए भाषा के आधार पर समरूपता लाने के लिए उसी को आधार बनाया गया। बहुतों की आशंका के विपरीत इससे देश नहीं टूटा, ऐसा लोगों को
पहले आभास हो रहा था कि भाषा के आधार पर अगर अलग अलग राज्य बनाया जाएगा तो देश टूट जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। इसके विपरीत देश की एकता और अखंडता और भी ज़्यादा मजबूत हो गई। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि भाषावार राज्यों के पुनर्गठन से विभिन्नता के सिद्धांत को भी स्वीकृति मिली। मतलब भारत एकता के सूत्र में बंधे रहने के लिए विभिन्न विभिन्न जातियां, धर्मों, भाषाओं के लोगों को उसने एकता के सूत्र में बांध दिया। जब हम कहते हैं कि भारत ने लोकतंत्र अपनाया तो इसका सीधा संबंध जो है इतना ही नहीं होता है, बल्कि भारत में लोकतांत्रिक संविधान पर भी अमल किया गया। भारत में चुनाव कराए जाते हैं। भारत के लोकतांत्रिक होने का एक बृहद अर्थ ये है कि लोकतंत्र को चुनने का अर्थ ये होता है कि विभिन्नताओं को पहचानना और उन्हें स्वीकार करना। मतलब लोकतंत्र का अर्थ ये है कि सभी को एक समान रूप से मानना या समझना, यह मानकर चलना कि विभिन्नताओं में आपसी विरोध भी हो सकते हैं। अर्थात आप ये भी कह सकते हैं जहाँ एक परिवार में 6-7 लोग रह रहे हैं तो उनके विचारों में भी मतभेद हो जाता है, उसी तरह से विभिन्नताओं में भी आपस में मतभेद होते हैं। लेकिन दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि भारत में लोकतंत्र की धारणा विचारों और जीवन पद्धतियों की बहुलता की धारणा से जुड़ी हुई है और आगे चल कर के राजनीतिक दायरे भी इसी अंतर्गत आते हैं। हाँ, कुछ नए राज्यों का निर्माण भी इसी तरह से किया गया। जैसे 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बनाए गए, 1956 में पंजाब बनाया गया, 1966 में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश बनाया गया, 1972 में जो है मणिपुर और मेघालय बनाया गया। इसी तरह से मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश भी 1987 में बनाए गए, नागालैंड भी 1963 में बनाया गया। इसी तरह से जो है छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और उत्तराखंड में भी नए राज्यों का जब गठन किया गया सन 2002 में। और इसी क्रम में जो है सबसे आखिरी राज्य जो बना हमारे देश में वो था तेलंगाना। तेलंगाना भी अब एक राज्य के रूप में बन चुका है। तो ये राज्यों का अलग अलग निर्माण भी जो है सरकार ने जो किया उसको भी भाषा के आधार पर ही किया था। बच्चों, ये पाठ पूरा हो चुका है आपका। कुछ प्रश्नोत्तर भी आपको 1 नंबर के दिए जाएंगे और इन प्रश्नोत्तरों के साथ कुछ अलग से पाठ के पीछे जो प्रश्नोत्तर दिए रहते हैं वो भी दिए जाएंगे और आप इन्हें प्रश्नोत्तर की कॉपी में ही करेंगे इकट्ठा एक साथ, अलग अलग कॉपी में नहीं करेंगे। ठीक है, थैंक यू।